गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब? हेलो बच्चों। सब बढ़िया हैं? कैमरा देखो बेटा, मेरा कैमरा दिख रहा है? हेलो एवरीवन। बेटा आपके ना ग्रुप पे एक लिंक गया होगा बायोलॉजी के लिए। मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? यस, सब उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो हम जो भी पढ़ेंगे, कुछ भी आपको जो भी डाउट हो, कुछ बात करनी हो, आप उस पर बात कर लेना। और आपका जो भी नंबर है ना, या जो भी बच्चे हैं, उनका जो मोबाइल नंबर है उससे मैसेज कर देना मुझे। ठीक है। तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, पता रहेगा कौन से बच्चे हैं। चलो। तो कल हम लोगों ने क्या बात की थी? कुछ ब्लड की बात की थी कि भाई ब्लड से रिलेटेड बात की थी हमने, है ना? और सबसे पहले कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ पूछना है या कुछ भी जानना है, कुछ भी क्वेरी है उसके मन में, कुछ भी नीट वगैरह को लेके, 2 साल पढ़ने को लेके, सर क्या करना है, कैसे, कोई कोई भी बच्चा जिसको कुछ भी पूछना है, मन में उसके कोई भी डाउट है। बोलिए। सर विच बुक वी शुड प्रेफर, एसएससी और सीबीएसई? ओके। देखो बेटा, नीट के लिए ना, देखो, जब आप नीट के लिए पढ़ेंगे आपका बोर्ड तो इसी में ही हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड की तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नीट का लेवल बहुत ऊंचा है और बोर्ड का लेवल तो उसमें बहुत छोटा है। ठीक है। अब रही बात नीट बुक की, तो देखो, एक बुक आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। ठीक है। ये जो बुक है ये आपको फॉलो करनी है। मैंने कल भी बताया था कि ये वो बुक है कि अगर इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है। आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू उठा के देख लो, या आपके किसी भाई का, कजिन का, किसी का भी सिलेक्शन हुआ हो, या आपके नेबर्स में किसी का सिलेक्शन हुआ हो, या आप पहले यहाँ किसी को जानते हो, तो बेटा इसी बुक को आपको पढ़ना है। ठीक है। पेपर जो बनाता है, जो नीट का पेपर बनता है, वो इसी की लाइन से बनता है, एनसीईआरटी की लाइन से। ठीक है। ये फॉलो करनी है। अगर आप एसएससी बोर्ड से हैं तो आपको अपनी बुक लेनी पड़ेगी। कौन सी वाली? एसएससी बोर्ड की जो भी बुक है आपकी, बोर्ड वाली। ठीक है। तो नीट के लिए आप इसको प्रेफर करेंगे। थ्योरी के लिए जो भी थ्योरी है वो हम आपको सब यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, उसको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। और भी फर्दर फिर आपको अपनी एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़नी है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आपको दो चीजें मेनली याद रखनी है कि जो नोट्स पढ़ाया जाए आपको डेली टू डेली, ठीक है, वो नोट्स आपको याद होना चाहिए। वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा बायो के ना 38 चैप्टर्स हैं बायो के, ओवरऑल 11th एंड 12th, 38। और हर चैप्टर इतना बड़ा है कि जितना आपने 9th 10th में एक चैप्टर पढ़ा है ना, उन सबको मिला देंगे ना तब एक चैप्टर बनता है यहाँ पे। समझ रहे हैं कि नहीं ये बात? तो चैप्टर बहुत लेंदी है। आपको ये डेली टू डेली अपना पढ़ना है, रिवाइज करना है। उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं, वो आपको डाउट पूछने हैं। ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। अब तक आपने जो किया है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, उनसे काम यहाँ नहीं चलेगा, उनसे केवल बोर्ड किया जा सकता है। यहाँ पे आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, जो भी थ्योरी है, उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको मेनली याद रखना है। समझे कि नहीं? वही है जो आपका पेपर सॉल्व कराएगा। ठीक है। तो देखो, 720, मैंने कल भी बात की थी कि आपका पेपर जो है 720 मार्क्स का आता है बच्चों, जिसमें 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होते हैं, है कि नहीं? और बेटा आपके पास टाइम कितना है? टाइम कितना है आपके पास? 180 मिनट्स। कितना है? 180 मिनट्स। और क्वेश्चन भी कितने आएंगे? 180।
नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 180। तो ये बताइए कि आपको ये पता चल गया कि सर 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है कि भाई, समझे कि नहीं समझे। तो हमेशा क्या है ना कि जो एग्जाम को हम पढ़ने वाले हैं ना, जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी करने वाले हैं, पहले हमें उसको पढ़ लेना चाहिए, उसके बारे में पता कर लेना चाहिए कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है, तब उसकी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई अभी मान लो पाकिस्तान वालों से हमारा वॉर हो जाए, ठीक है, तो इंडिया वाले जो है पाकिस्तान वालों को कभी भी धमका देते हैं, है ना। क्यों क्यों धमका देते हैं, कभी भी वॉर के लिए क्यों रेडी होते हैं, उनको पता है ना इंडिया वालों को कि पाकिस्तान वालों के पास इतना कुछ है ही नहीं, इतने वो पावरफुल है नहीं, हम उनको आराम से हरा देंगे वॉर में। होगा कि नहीं होगा ऐसा। क्या आपने कभी सुना है कि इंडिया ने कभी यूएस को धमकी दी हो, कि भाई, सुना है कभी कि यूएस को धमकी दे रहा हो, या सऊदी अरब को, किसी ऐसे पावरफुल कंट्री को, किसी कभी इसराइल को धमकी दे रहा हो, थ्रेट कर रहा हो, कुछ भी नहीं कर रहा है ना, कभी नहीं सुना होगा आपने ऐसा। क्यों, क्या फर्क है कि वो यूएस से कुछ नहीं कह रहा है या और पाकिस्तान से कह देता है। फर्क किस बात का है कि उस इंडिया ने स्टडी कर रखी है कि भाई ये जो पाकिस्तान है ये तो पावरफुल नहीं है, तो इसको तो हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो यूएस है वो कहता है वो बहुत पावरफुल है, अगर हमने इससे कुछ कहा तो ये हमारी बैंड बजा देगा। समझे कि नहीं समझे, ये फर्क है। तो ये जो हमारा एग्जाम है ना, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले हमें इस एग्जाम को पढ़ लेना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, ऐसा नहीं। पहले से एग्जाम को तो समझ लें कि हमें बताना क्या चाह रहा है, करना क्या है इसमें, कितना पावरफुल है ये, क्या हम इसके लिए कैपेबल हैं या नहीं, और कैसे कैपेबल हो सकते हैं। ठीक है। एक ऑन एन एवरेज बच्चा सिलेक्शन लेता है, याद रखना, इसमें किसी भी टॉपर की या उसकी जरूरत नहीं है कि वो बच्चे पे भगवान का आशीर्वाद होगा तभी उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन एन एवरेज बच्चा सिलेक्शन लेता है। ठीक है। मैंने कल भी बताया था, याद रखना है केवल कि आप अपने प्रेजेंट पर काम करिए बस, जो डेली टू डेली चलेगा आपका। ठीक है। केवल डेली टू डेली जो वर्क है उसको कंप्लीट करिए, रिवाइज करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। और इसका मैं एक तरीका भी बताता हूँ, बच्चे बड़े घबराते हैं, लोग भी उनको बड़ा डराते हैं। देखो, सबसे पहले आपने हमेशा ही सुना होगा बच्चों के जो नीट वगैरह का एग्जाम देते हैं वो कितने देते हैं, 16 लाख बच्चे कुछ देते हैं, क्यों भाई, कोई है नहीं क्या क्लास में, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। इतने स्टूडेंट्स देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इतने स्टूडेंट्स देते हैं, इसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने वाले कितने बच्चे हैं, क्या ये 16 लाख बच्चे प्रिपरेशन करते हैं क्या, बताओ। प्रिपरेशन करते हैं 16 लाख बच्चे, सबको पता है नहीं करते हैं। आधे बच्चे तो सर स्कूल वाले होते हैं, स्कूल वाले बच्चे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं बस। तो हमारे पास कितने बच गए, 8 लाख बच गए, क्यों भाई, 8 लाख बच गए, है कि नहीं, क्योंकि आधे तो प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे। तो ये बताओ इसमें से, इस 8 लाख में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो पूरी 2 साल के लिए प्रिपेयर करेंगे। क्या 8 के 8 लाख बच्चे 2 साल के लिए प्रिपेयर करेंगे, बोलो। कंटिन्यू कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। सबको पता है कि सर 2 साल के लिए अगर वो क्लास में ही चले जाएं वो बहुत बड़ी बात है सर, है ना। मुश्किल से बेटा मुश्किल 2 लाख बच्चे जो हैं वो 2 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो बीच में ना किसी वजह से वो छोड़ते हैं, किसी ना किसी वजह से वो छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ होगा। 11th में पढ़ेंगे, 12th में नहीं पढ़ेंगे, या उनका मन नहीं लगेगा कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कॉमर्स लेना है, कुछ भी। इतने बच्चे बचेंगे, 2 लाख बच्चे। अब इसमें से ये बताओ, अब इस 2 लाख में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर 2 साल के लिए पढ़ेंगे। अब ये बताओ, यानी क्लास तो जा ही रहे हैं लेकिन खुद से सेल्फ स्टडी, जो तरीके बताए गए हैं पढ़ने के, मेहनत करने के, कितने बच्चे हैं जो इसको फॉलो करेंगे, बोलो।
कितने बच्चे होंगे जो ऐसा करेंगे? 1 लाख भी नहीं होंगे बेटा, मुश्किल से 50,000 बैठेंगे। 1 लाख भी नहीं बैठेंगे, मुश्किल से 50,000। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो पता है ना कि क्या हाल होता है कि नहीं? वो भी ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेटा एक बात बताओ, इस नीट के लिए आपको तो एक ही सीट की जरूरत है ना? कितनी सीट की जरूरत है अपने लिए? एक ही सीट की ना। तो आपको क्या मतलब है कि 16 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, या 8 लाख दे रहे हैं, या 50 लाख दे रहे हैं? तुमको तो एक ही सीट से मतलब है ना, बस उसके लिए मेहनत करो। और कंपटीशन है कहाँ कि भाई, कंपटीशन है ही कहाँ यहाँ पे? 50,000 बच्चों में भी तुम्हारा कंपटीशन नहीं रहेगा, तुम 2 साल जम के तैयारी तो करो। देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? अब आया समझ में? डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर इतने स्टूडेंट्स देते हैं हमारा क्या होगा। बिल्कुल इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो बैठा हूँ मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है, तब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि क्या चीजें होती हैं पढ़ने के लिए, करने के लिए, कैसे सिलेक्शन निकलता है। ठीक है? क्योंकि किसी भी इसको निकालने के लिए ना, नीट कहता है कि मुझे तुम 2 साल के लिए पढ़ो। कितने के लिए? 2 साल के लिए कंटिन्यूअस मुझे पढ़ो। मेरे लिए पूरे अपने 2 साल दे दो, और देखो आगे आने वाले 40 साल मैं आपके बेहतरीन बना दूंगा। और आप देख लो कि जिस डॉक्टर का भी, जिस बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ होगा, इस साल भी, पिछली साल भी, इससे पिछली साल भी, कभी भी, उसकी जिंदगी कैसी होगी? बोलो। आया कॉन्फिडेंस? समझ में आया कि चीजें टफ नहीं है, नीट टफ नहीं है बिल्कुल भी। कुछ भी इसमें ऐसा टफ नहीं है, बस इसकी एक ही डिमांड है कि मुझे 2 साल के लिए पढ़ते रहो, बस। और आपके पास इसके अलावा कोई और काम है क्या? पढ़ने के अलावा आपके पास कोई और काम है? नहीं है। है ना? ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसको सुबह 4 बजे उठना पड़ता होगा, घर का सारा काम करना पड़ता होगा, झाड़ू कटका खाना बनाना पड़ता होगा, फिर वो बच्चा अपनी स्टडी करे, फिर घर वालों के लिए दिन में लंच बनाए, फिर वो अपने अर्निंग के लिए जाए, शाम को आए, फिर से घर का सारा काम करे, रात को वो अपनी पढ़ाई करे, सुबह फिर 4 बजे उठे। ऐसा किसी का शेड्यूल है क्या? बोलो। किसी भी बच्चे का ऐसा किसी का शेड्यूल नहीं होगा, भगवान ना करे कि ऐसा किसी का हो। तो आपका केवल एक ही काम है पढ़ने का, है कि नहीं? केवल एक ही काम है पढ़ने का सर, और कोई काम हमारा इसके अलावा नहीं है। तो पढ़ो ना, बस। इसमें मन तो लगाओ एक बार। ये इसमें एक बार जब मन लगाना चालू करोगे ना, तो धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है? और जब एक बार इनसे मन लगा लोगे ना, तो समझ लो कि जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी आगे। मैंने कल भी बताया था आपको कि ये सिलेक्शन एक ऐसी चीज है जो आप पैसे से ले ही नहीं सकते। और जब आप अच्छा करेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप मोटिवेटेड रहेंगे, जो आप खुश रहेंगे, घर वाले जो है आप जो मांगेंगे वो आपको ला के देंगे, तो वो केवल इस पढ़ने से ही तो आएगा। बस क्या करना है, केवल पढ़ना है बैठ के। और बायोलॉजी में तो कोई न्यूमेरिकल या कुछ होता भी नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी है सर। जो है बस वो पढ़ना है, बस जो है वो पढ़ना है। देखो सिंपल बात है, ये मेरी 5 उंगलियां हैं कि नहीं हाथ में? क्या ये बदलेंगी क्या कभी, ये बताओ? कुछ होगा क्या इसमें? 5 ही उंगलियां रहेंगी ना हमेशा। ये मेरी एक नाक है, 2 आंख है, हमेशा यही रहेगा ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा क्या मैं तुम्हें 5 भी आंख पढ़ाऊंगा कि 2 हैं, चलो 2 और पढ़ाता हूँ? कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा क्या कभी? या दुनिया का कोई टीचर पढ़ा सकता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे ना तो लॉजिक है ना कुछ है, यानी कि जो बायोलॉजी है वो एक एक्सेप्शन ऑफ साइंस है, साइंस का एक एक्सेप्शन है। ठीक है? चीजें होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, है कि नहीं? जैसे एक अंगूठा होता है किसी किसी के में, एक और आ जाता है, ऋतिक रोशन के में, है कि नहीं? एक और जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ना तो फिजिक्स लगेगी कि सर ऊपर से फेंक दिया तो कितनी देर में नीचे जाएगा, कोई इमेजिनेशन नहीं, नहीं कोई इमेजिनेशन नहीं होगा, जो है बस वो है। समझे कि नहीं समझे? फिक्स है चीजें, बस वो दिमाग में रखनी है।
उसको दिमाग में कैसे रखना है, उसके लिए क्रिएटिविटी किस तरीके से रिवाइज करें, उसकी तैयारी हम आपको कराएंगे। समझे कि नहीं समझे? और कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि सर मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, जो अगर मैंने आपको बता दिया 2 साल आप उसको फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है, कहीं नहीं जा रहा सिलेक्शन। सिलेक्शन तो जेब में रखा है। केवल इस नीट को केवल 2 साल देने हैं। कितने देने हैं? केवल इस नीट को 2 साल देने हैं, बस रेगुलर, बस रेगुलर देते चलो। जो आपका काम है, आपके पापा बाहर काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, उनका काम क्या है? अर्न करना ना, वो अर्न कर रहे हैं ना, है कि नहीं? मदर है, हाउस वाइफ है, तो घर का काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, घर का पूरा ख्याल रख रही हैं। तो आपके मम्मी पापा आपकी पूरी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ना, कि भाई पापा अर्निंग का, मम्मी घर का। पापा कमाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आप कैसे पढ़ेंगे? तो आपका काम क्या है? केवल पढ़ने का। तो पढ़िए और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराइए सोसाइटी में, अपने हर जगह, क्यों भाई। और इस दुनिया की कोई भी, ये जो ऐसी खुशी है ना बेटा, ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। जब एक बच्चा सिलेक्ट होता है ना किसी भी चीज में, जब वो कुछ अच्छा करता है, तो वो जो माँ बाप है ना, चाहे वो अमीर रहे या गरीब रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो खुशी है उनकी एक अलग ही होती है। ठीक है। और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा तरक्की करे। ठीक है। तो ये जो नीट है, ये चाहता है आपसे कुछ सेक्रीफाइस 2 साल के लिए, और वो बस ये कि बस मुझे पढ़ो 2 साल के लिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। मामा की शादी है सर, फूफा जी की शादी है, या कुछ भी है, कुछ भी जो चल रहा है उस सब को छोड़ दो। ठीक है ना? आपका सिलेक्शन होगा, लोग आपको पूछेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लोग नहीं पूछेंगे। लोग याद रखते हैं क्या? याद रखिए बेटा, लोग सुनने में नहीं, लोग दिखने में विश्वास रखते हैं, दिखाने में। समझेंगे नहीं? आप उनको करके दिखाइए, तब उनको पता चलेगा। सुनाने से कुछ नहीं होगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, उससे क्या मतलब है मैं अच्छा पढ़ता हूँ? सिलेक्शन तो लायक दिखाइए ना। तो लोग दिखने में विश्वास रखते हैं, ना कि सुनने में। ये रियल वर्ल्ड की कहानी है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। देखो अभी ऑनलाइन चल रहा है, होपफुली शायद नेक्स्ट मंथ से ओपन हो जाएगा, या ये नेक्स्ट मंथ से 15 दिन में जब भी ओपन हो जाएगा, हम लोग साथ साथ क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, चीजें टफ नहीं है, चीजों में कुछ भी नहीं है, बायोलॉजी में बहुत आसान है। ठीक है। जैसे ही मैंने कहा कि भैया ये उंगलियां हैं, इसमें कुछ नहीं बदलेगा, मुझे ये पढ़ानी है तुमको कि मेरी 5 उंगलियां हैं, इनके अंदर कितनी बोन्स हैं, क्या बदलेंगी? क्या ये कुछ नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। और बेटा ये जो आप वैष्णवी सर, विच बुक यू विल यू बी टीचिंग? बेटा हम एक बुक से नहीं पढ़ाते हैं ना, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी बायोलॉजी की बुक नहीं है जो ये कह दे कि नीट मेरे अंदर से आएगा पूरा, केवल एनसीईआरटी को छोड़ के। बायोलॉजी की ऐसी एक बुक नहीं है जिसमें सब कुछ दे रखा हो, जिसको बच्चा पढ़ ले तो काम हो जाए। ऐसी ये कोई भी परफेक्ट बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कई सारी नंबर ऑफ बुक्स को फॉलो करना पड़ता है, कई सारी बुक्स से मटेरियल निकाल के हम आपको प्रोवाइड करेंगे। समझे? तो वो काम हम करेंगे, मटेरियल निकालने का उससे, और आपको देंगे, आपको केवल उतना ही पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा बायोलॉजी की प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा बेटर होगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको कि बच्चे पढ़ते बहुत अच्छा है, उनकी कमियां कहाँ रह जाती हैं। ठीक है। देखो, और क्या हमें वो कमियां दूर करनी है। देखो मैंने आपको बोला कि बेटा 180 क्वेश्चंस आते हैं, बोला आपके पास टाइम कितना है बेटा? 180 मिनट्स। और ध्यान रखिए, आपका जो ये नीट का पेपर होगा वो आप ही देने जाएंगे, मैं देने नहीं जाऊंगा, या दुनिया का कोई और आदमी आपका पेपर देने नहीं जा सकता, आप ही को जाना पड़ेगा। है कि नहीं? 12th पास किसको करना है? आपको करना है। डॉक्टर बनना है? आपको बनना है। आप सर्जन बनेंगे तो आपकी जगह ऑपरेशन मैं नहीं करूंगा। समझे कि नहीं समझे? सर्जरी आप ही करेंगे। तो सुनो, 180 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 180 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 90 बायोलॉजी के आएंगे। किसके? 90 बायोलॉजी के। 45 आएंगे बेटा आपके फिजिक्स के।
और बच्चों 45 आएंगे आपके केमिस्ट्री के। आपके पास टाइम कितना है? 180 मिनट। क्वेश्चन कितने? 180 मिनट, यानी कि सर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट है कि नहीं? पर क्वेश्चन कितना टाइम है हमारे पास? 1 मिनट। समझ में आया ये? पहले नीट को तो समझ लेते हैं कि कैसे करना है। अब सुनो बेटा, आपका जो 180 मिनट्स रहेगा उसमें इन्विजिलेटर भी आएगा, आएगा कि नहीं? आपसे साइन वगैरह भी कराएंगे। आप अपनी जगह वहां उस सेंटर पे ढूंढेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो बार बार 2-3 बार साइन वगैरह कराते हैं इन्विजिलेटर, ठीक है, चेकिंग वगैरह करते हैं। तो आपके 15 मिनट उसमें खा जाएंगे वो। कितने मिनट? 15 मिनट। आपके 15 मिनट गायब हो जाएंगे उस पेपर में, वो पता भी नहीं चलेंगे कि कहाँ गए। तो बेटा अब एक बात बताओ, क्या 1 मिनट बचा आपके पास एक क्वेश्चन के लिए? बोलो, क्या 1 मिनट बचा? नहीं बचा ना? तो सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम करेंगे क्या सर? अब दिमाग में आ रहा होगा ना? अभी तक शायद नहीं आया होगा, है ना? देखो, ये जो 90 क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा बायोलॉजी के, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप 5 सेकंड्स में ही सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। बायोलॉजी में देखो सीधा सीधा कोई न्यूमेरिकल तो होता नहीं है। लाइन पढ़ी, क्वेश्चन आया, ऑप्शन दे रखे होंगे, आंसर पता है तो ठीक है, टिक करोगे, नहीं पता है तो नहीं करोगे, सिंपल सी बात है कि नहीं? जैसे एक सिंपल मैंने क्वेश्चन ले लिया कि भाई फादर ऑफ बायोलॉजी, बताओ फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? कल बताया था मैंने, बोलो। और उसको रट्टा ना मारना पड़े उसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी। हाँ, देखो पता चल गया, अरिस्टोटल। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, अरिस्टोटल, थियोफेरेस्टस, कैरोलस लीनियस, कार्ल मैंज, 4 नाम दे रखे होंगे। आप जैसे ही पढ़ोगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, अरे अरिस्टोटल लगाओ। कुछ करना पड़ा इसमें? क्वेश्चन में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड्स, मुश्किल से। लगा कि नहीं लगा? तो बेटा ये जो बायोलॉजी है ना 90 क्वेश्चंस की, इसको आप 25 मिनट्स में ही सॉल्व कर डालेंगे। 25 मिनट से 30 मिनट्स में बस मैक्सिमम। यानी कि 1 मिनट में आप 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 3 to 4 क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सेल पढ़ा है, सब बच्चे सेल पढ़ के आए हैं, है ना? सेल पढ़ के आए हैं सबके सब। तो उन्होंने सेल पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। पढ़ा है सभी ने? तो मुझे ये बताओ कि एनिमल के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? एनिमल के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये बताओ। एनिमल के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? नो सेल वॉल। वेरी गुड। पता है कि नहीं नो सेल वॉल? अब देखो, नीट बिल्कुल यही पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि प्लांट के अंदर किसकी बनी है, वो क्या पूछेगा कि भैया एनिमल के अंदर किसकी बनी है। और क्या करेगा? 4 ऑप्शन दे देगा। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए में क्या दे देगा? सेल्यूलोज की बनी है। ऑप्शन बी में दे देगा काइटिन। ऑप्शन सी में दे देगा बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। और ऑप्शन डी बेटा आपको दे देगा क्या? नन ऑफ दीज, सेल वॉल इज एब्सेंट इन नन ऑफ दीज, ऐसे दे देगा। समझे कि नहीं समझे? अब आपको ये बताओ, जब आपको ये हम लोग पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं कि एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है। जब सेल वॉल होती ही नहीं है तो बनेगी किस चीज की? क्या लगाना है? अगर एब्सेंट लिखा है इसकी जगह तो एब्सेंट लगाना है, अगर नन ऑफ दीज लिखा है तो नन ऑफ दीज लगाना है। इसमें कोई टाइम लगा क्या? नहीं लगा ना। तो देखा उसने किस तरीके से घुमाया। अब कोई बच्चे क्या होंगे, अरे नीट ने क्वेश्चन पूछा है एनिमल के अंदर किसकी बनी होती है, तो उस बच्चे को खुद के पढ़े हुए पे डाउट आ जाता है। अरे मतलब बनी है, तो अगर पूछ रहा है तो मतलब किसी की बनी होगी। अब वो खुद में कंफ्यूज हो गया, तो वो क्या करेगा? सेल्यूलोज या काइटिन या सी, ये आंसर लगाएगा। जो कि नहीं करना है, जो कि नहीं करना है। जो आप पढ़ के आए हैं, जो आपका कंसेप्ट आपके दिमाग में है, वो याद रखना है। पूरी बायोलॉजी जो है वो लाइफ साइंस है। डेली यूज में जो भी हम कर रहे हैं, मैं डेली टू डेली जो भी हम पढ़ेंगे ना, मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल दे दिया करूंगा कि देखो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। समझे कि नहीं समझे?
अब इस क्वेश्चन को करने में बेटा कोई टाइम लगा क्या? नहीं लगाना, याद है सर, नो सेल वॉल। तो पेपर में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारे आते हैं, पढ़े हुए ही आते हैं सारे के सारे। ठीक है, जिसको आप आराम से 25-30 मिनट्स में कर लोगे। केमिस्ट्री आप बेटा 1 आवर में कर लोगे, ठीक है ना। और बची फिजिक्स, तो आप हो सकता है किसी की बच्चे की फिजिक्स अच्छी हो, किसी की थोड़ी सी गड़बड़ हो सकता है कि नहीं? हाँ बेटा, तो फिजिक्स में आपको हो सकता है 1.5 आवर देना पड़े, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है या कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो आप उस पर वहां पे अपना टाइम बढ़ाएंगे कि नहीं? यानी कि ये जो 180 क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करने हैं कि नहीं? तो भाई बोलो। और देखो, 180 में से बेटा आप 150 क्वेश्चंस ठीक करोगे तब जाके आपके 600 नंबर आएंगे, है कि नहीं? 600 नंबर आपके आएंगे, और बड़ी आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ कई चीजें जो खुद में इम्प्रूव करनी है। क्या? पहले से ही सर, जो हमारा पेपर है उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है। सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है अच्छे अच्छे बच्चों की। जब यहाँ आओगे तो मैं कई सारे बच्चों से मिलवा दूंगा कि उनके उनके साथ केवल दिक्कत यही हुई कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, उन्हें या पता नहीं था या वो बहुत ज्यादा घबरा गए, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्वेश्चन उसके रह गए, किसी केमिस्ट्री छूटती है, किसी का फिजिक्स छूटता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ये टाइम पूरा मैनेजमेंट सीखना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है पूरी। नीट केवल पढ़ने से नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि पढ़ तो पूरी दुनिया रही है ना, पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर रहे हैं? क्यों भाई? और बेटा ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा? मैंने तो सोचा था कि हम लोग ऑफलाइन ही मिलेंगे फरवरी में, लेकिन फिर से कोरोना लग गया। हम लोग ऑफलाइन ही मिलने मिलने वाले थे, लेकिन देखो शायद एक आध हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, इस मंथ में हो जाना चाहिए। ठीक है, इस हफ्ते में हो जाना चाहिए वैसे। ठीक है, और जब आप ऑफलाइन मिलेंगे मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा कि पढ़ने के अलावा भी कौन कौन सी चीजें जिससे आपको खुद को बेटर बनाना है, खुद की स्पीड बढ़ानी है। समझे कि नहीं समझे? तब नीट निकलेगा प्रैक्टिस के साथ। समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक बुक दे दी बेटा, बुक दे दी हाउ टू स्विम। मैंने आपको एक बुक दे दी हाउ टू स्विम, आपने वो पढ़ ली, तो पढ़ने से कोई फायदा हुआ क्या जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्विमिंग पूल में जाके? समझे कि नहीं समझे? तभी तो आएगी ना स्विमिंग। समझे कि नहीं समझे? आया दिमाग में, क्लिक किया कि हाउ टू स्विम केवल बुक को पढ़ना नहीं है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करते हुए चलना है, पूरा समझ के कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको वक्त देना है। और सुनो, और क्या है, बच्चे क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है? ठीक है, देखो कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा, देखो आपके नीट के सिलेबस में अप्रोक्स 100 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के अप्रोक्स 100 चैप्टर्स का सिलेबस है आपका। तो हम लोग गधे तो हैं नहीं कि भाई हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे सर? क्या करेंगे? स्मार्ट स्टडी करेंगे कि नहीं? क्योंकि सर हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन जो है इस अर्थ पे सबसे ज्यादा सुपीरियर है।
क्यों? क्योंकि उसके पास जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा क्या है, थिंकिंग एबिलिटी प्रेजेंट है, इमेजिनरी पावर है कि नहीं? सोचने समझने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा इसी किसकी है? इसी ह्यूमन की है। समझे कि नहीं समझे? बोलो, क्लियर है कि नहीं? है ना? तो देखो, अब 100 चैप्टर्स, इसमें से करना कैसे हमें, कैसे खुद को अच्छा बनाना है। हमारा मेन टारगेट क्या है कि सर हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना चाहिए। ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ कोई पूछेगा क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया कि भाई फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफेरेस्टस है। कुछ बच्चे हैं जो थियोफेरेस्टस फेरेस्टस को याद रख सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, है ना? लेकिन कुछ बच्चे हैं जो क्या कहेंगे, अरे रट्टा कौन मारेगा, भूल गए, तो चलो कुछ इसका अल्टरनेटिव निकालते हैं, चलो एक ट्रिक ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। मतलब कंफ्यूजन ना रहे, थॉट नहीं आना चाहिए कि ये सही होगा कि ये सही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? तो ये हमें सबसे पहले ठीक करना है। तो हमारा क्वेश्चन अगर उस ट्रिक से ठीक हो जाता है तो उसमें कोई गलती है क्या? उसमें हमने कुछ गलत किया क्या? कि भाई अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका नकल से हुआ कि कैसे हुआ। सिलेक्शन हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। समझे कि नहीं? तो देखो, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, मान लो बायोलॉजी का आपने चैप्टर नंबर मैंने फर्स्ट पढ़ा दिया आपको, ठीक है? अब सुनो, चैप्टर तो बेटा बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री किसी के भी ले लो, खूब लेंदी लेंदी बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है? अब करना क्या है उनको? बायोलॉजी तो बच्चे याद रख लेते हैं, फिजिक्स की बात आती है, केमिस्ट्री की बात आती है, इन तीनों सब्जेक्ट में आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, आप उस सब्जेक्ट में ये देखो उस चैप्टर में कि मेरे फिजिक्स के इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था पिछले 5 6 7 साल 10 साल में, इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया। मान लो आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ा, एनएलएम पढ़ा आपने, तो इस एनएलएम चैप्टर तो बहुत बड़ा है ना? तो इसमें से कौन सा टॉपिक है जिससे मोस्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है? क्या आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं जिससे क्वेश्चन आ रहा है? क्या आपका वो टॉपिक ऐसा तो नहीं है कि वो गड़बड़ है? समझे कि नहीं इस बात को? तो वो जो क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस टॉपिक से, वो आपको कंटिन्यूअस दिमाग में होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। आपकी जो फर्दर बुक है, आपका जो चैप्टर नोट्स है, आप उसमें लिख लीजिए वहां पे, ठीक है? जैसे कि पढ़ाते वक्त मैं खुद बताता हूँ कि देखो ये इस साल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इस साल इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो आप अपनी एनसीईआरटी में या अपनी बुक में या किसी भी एक अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें ना लिखते जाइए कि भाई इस चैप्टर से पिछले इन सालों में ये क्वेश्चन आया, तो क्या मेरा ये टॉपिक क्लियर है या नहीं? इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, क्या मेरा ये टॉपिक हुआ या नहीं? क्या मेरा ये टॉपिक क्लियर है कि नहीं? जो आप ये सब स्टडी करते चलोगे ना, तो आपके दिमाग में रहेगा कि जब आप रिवीजन भी करने जाओगे, मुझे ये टॉपिक अच्छे से करने हैं, पिछले 10 सालों से आ रहा है तो इस साल क्यों नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे? तरीका कंपटीशन का यहाँ पे बोर्ड नहीं है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हमें सोचनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और कुछ नहीं है, केवल एक हैबिट है। फिर सिलेबस तो आप पूरा ही पढ़ेंगे बच्चों, सब कुछ पढ़ेंगे, केवल एक हैबिट है जो कि होनी चाहिए धीरे धीरे। आप अगर ये काम कर लेंगे ना चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का, देख लेना अपने आप ही फर्क पता चल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो खूब रिपीट होते हैं, खूब रिपीट होते हैं। तो अच्छी बात है ना अगर रिपीट हो रहा है, हमें मिल जाता है क्वेश्चन। बोलो, और किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ जानना है, किसी को कुछ भी परेशानी, वो बताए अपनी अब कि सर हमें अब ये थोड़ा सा जानना है, कुछ भी। बोलो बच्चों। भाग गया क्या बच्चों? सिलेबस रिड्यूस होगा क्या? हाँ देखो, अगर आपके मन में कभी भी ऐसा आता है कि सिलेबस रिड्यूस होगा, तो आप तैयारी कर रहे हैं नीट की, और नीट के सिलेबस में कोई भी रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है? नीट के सिलेबस में कोई भी रिड्यूस नहीं होगा।
ठीक है। बोर्ड के में होगा तो बोर्ड आपका होगा 12th में। ठीक है, तो अभी तो हम 12th का सिलेबस पढ़ नहीं रहे हैं। और अगर उस साल कोरोना नहीं हुआ तो सिलेबस रिड्यूस क्यों होगा? समझे कि नहीं समझे? तो सिलेबस रिड्यूस कुछ नहीं होगा नीट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले साल भी नहीं किया था, अभी तक इस साल भी नहीं किया है। रिड्यूस कुछ नहीं होगा नीट में। समझे? सब पढ़ना है। और आपके मन में कभी ये आएगा, सर ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? सर ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बायोलॉजी का? सब इंपॉर्टेंट है बेटा। 38 चैप्टर्स हैं। मान लो अप्रोक्स 40 चैप्टर्स हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 90। तो सब में से एक दो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आएगा, तो इसीलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। समझे? चीजें क्लियर हुई कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? हाँ। डर तो नहीं लग रहा किसी को? सारा डर भाग जाएगा बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर डर लग रहा है। पूरा डर भाग जाएगा। देखो आपको एक एक चीज सिखाता हूँ मैं, डर वाली। देखो बेटा, ये मान लो एक सर्किल है। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में है ये। यहाँ पे ना एक ये बना दी मैंने आप। ये कौन है? आप। आपके पीछे है एक ये लायन। मान लो लायन है, लायन जैसा लग नहीं रहा है लेकिन मानने में क्या जाता है? ठीक है, ये लायन, जिसका नाम है क्या? नीट। अब ये जो लायन है, अब देखो होता क्या है, बच्चे करते क्या है। ये सर्कुलर मोशन है, आप भी भाग रहे हैं, ये भी भाग रहा है आपके पीछे, है ना? जब हमने सोच ही लिया है कि हमने बायो लेना है और नीट करना है, तो फिर अब डरना किस बात का? जब ले लिया तो ले लिया, चलो इसको भी देखते हैं। ये भाग रहा है आपके पीछे, लॉयन भाग रहा है, आप भाग रहे हैं। तो बेटा डर के मारे आप इससे भाग रहे हैं, है कि नहीं? इस लायन के डर की वजह से आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, है ना? तो सोचो, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा दें, क्या करें? अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा दें, प्रैक्टिस कर करके अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा दें, तो बेटा एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इस लायन के पीछे होंगे। क्यों भाई? अब ये लायन आपके आगे भागेगा। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कुछ? एक वक्त था, नए नए थे, सर ये लायन हमारे पीछे भाग रहा था, हम आगे आगे भाग रहे थे। चलो भाई कोई बात नहीं, तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ, तैयारी चालू करो, जम के खिलाओ, देखें भाई लायन कौन हो तुम। तो एक वक्त ऐसा आएगा बेटा कि आपके आगे अब ये लायन होगा, आप इसके पीछे होंगे। समझे कि नहीं समझे? और जिस दिन ऐसा होगा, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का। जिस दिन आपके मन से डर निकल गया, आपने ये सोच लिया कि मुझे तो केवल एक ही सीट चाहिए, बस चलो इस नीट को देखते हैं इसमें कितना दम है, समझे कि नहीं? सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं है फिर उस सिलेक्शन में। केवल एक दिमाग का खेल है, बस सोचना है दिमाग में। अगर आप खुद को पावरफुल पावरफुल सोचते हैं तो आप पावरफुल होंगे, कमजोर सोचेंगे तो कमजोर होंगे। ठीक है कि नहीं? और देखो, तो कुछ चीजें क्लियर हुई। मेरा इतना समझाने का किसी को कुछ फायदा हुआ? देखो बेटा, ये सारी चीजें ना हम डेली नहीं बोल सकते, है ना? क्योंकि एक तो हमारी लाइव लाइव क्लास चल रही है, वैसे ही हमें सिलेबस पढ़ाना है। और साथ साथ भी नहीं है कि ऑफलाइन क्लास में अलग से टाइम लेके हम आपको समझा दें। तो डेली हम ये सारी चीजें आपको नहीं बोल पाएंगे, है ना? तो इसीलिए ध्यान से सुनो, चीजों को समझो, है ना? और मोटिवेटेड रहो। किसी को भी डर लगे कि सर मुझे तो डर लग रहा है, मेरी पढ़ाई छूट रही है, क्या है, तो मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, मैं बताऊंगा भाई डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अभी आपकी स्टडीज स्टार्ट नहीं हुई हैं, अभी 2-3 महीने रुक जाओ, फिर स्टडीज स्टार्ट हो जाएंगी।
और अगर आपने स्टार्टिंग से ही इसको संभाल लिया, स्टार्टिंग से ही, तो एकदम सब सही हो जाएगा, है कि नहीं? देखो क्या होता है, बच्चे कैसे गलती करते हैं स्टार्टिंग में। देखो जो भी डेली टू डेली वर्क होता है, डेली टू डेली, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि देखो बायोलॉजी में कोई न्यूमेरिकल वगैरह होते नहीं है। आपको रीडिंग का काम दिया जाएगा, आपको कुछ डीपीपी दी जाएंगी जिसको आप 15-20 मिनट में सॉल्व कर लोगे मैक्सिमम। तो आपको केवल रीड करना है, ठीक है। अगर आप डेली टू डेली वर्क करोगे तो आपके टुमारो पे कोई भी वर्क नहीं रहेगा। टुमारो पे कोई वर्क नहीं रहेगा तो आप फ्रेश काम करोगे अपना पूरा, जो भी डेली का वर्क है। अगर आप इसमें डेली का डेली वर्क नहीं करोगे तो कुछ यहाँ पे ऐड होता जाएगा, है ना। और हमेशा लेक्चर होगा तो कुछ नई चीज सिखाई जाएगी। तो जब पढ़ के नहीं आओगे तो पुराना जो डाउट है वो रह जाएगा, क्योंकि जब पढ़ोगे तो खुद में ही तो डाउट आएगा। मुझे कैसे पता होगा कि आपके अंदर क्या डाउट आ रहा है? समझे कि नहीं? क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपनी अपनी एबिलिटी होती है, उसके हिसाब से वो पढ़ता है लिखता है। कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, पढ़ते सब हैं, है कि नहीं? और बस फर्क ये है, जो करता रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तो अपना ये जो वर्क है ना, इस वर्क को नेक्स्ट डे पे मत जाने दो, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से नेक्स्ट डे पे मत जाने दो। इस दुनिया का कोई भी चीज हो उसको आप अपने डॉक्टर बनने के बीच में मत आने दो, समझ लो। ये जो है ये है परमानेंट। ये क्या है? परमानेंट। सोते बैठते उठते जागते आपको केवल एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है। जो भी पढ़ा है वो दिमाग में चलते रहना चाहिए बस। और जब ये चलता रहेगा ना, समझ लो जब सपने आने लगेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, तो ये समझ लो कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है उस दिन। क्योंकि जब अपना सारा दिन दे रहे हो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, तो सपने किसी और चीज के कैसे आ सकते हैं? समझे कि नहीं समझे? तो आप और आपके बीच में डॉक्टर बनने में केवल आप ही हैं, केवल आपको खुद को ही समझाना है बस, और सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े आराम से सिलेक्शन होगा। और कभी भी खुद को ना किसी और से कम नहीं समझना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको लगता है कि आपके सामने वाला तो बहुत होशियार है, तो आप खुद को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो, ये बताओ। कि भाई खुद को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? आप ये सोचो अरे सामने वाला तो गधा है, मैं हूँ होशियार, तो बस खुद को इस तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड करो ना, कि जो आता है मुझे आता है, इसको क्या आता है, कुछ नहीं। समझे कि नहीं समझे? ऐसे चीजें करो धीरे धीरे, क्योंकि सिलेबस आगे देखो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 1 साल के अंदर बहुत बड़ा सिलेबस आपका हो जाएगा, तो इसका रिवीजन चलते रहना चाहिए डेली टू डेली। जितना रिवीजन होगा, जितना तरीके से आप करते चलेंगे इसको, उतना ज्यादा बेटर होगा। समझे कि नहीं समझे? और ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया की जिस पर मेहनत की जाए और मिले ना उसका फल, है कि नहीं? मेहनत करोगे तो जरूर उसका फल मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और जिस दिन आपने बायोलॉजी ले ली उस दिन तो टेंशन ही भूल जाओ कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। समझे कि नहीं समझे? कोरोना में देख लिया होगा बायोलॉजी वालों का हाल, है ना। डॉक्टर लोग ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, क्यों भाई? और किसी बच्चों को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है नीट के रिगार्डिंग, बायोलॉजी के रिगार्डिंग, कुछ भी बच्चों? किसी भी बच्चे को? आप में से कोई ऐसा है कि जो यहाँ पे चैतन्य में पहले भी पढ़ता था, 9th 10th में कहीं? पुराना कोई बच्चा है?
हेलो, पुराना कोई बच्चा है क्या? नहीं है, सब नए ही है क्या? ओके, कोई बात नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था आपसे, नए हैं या पुराने हैं। तो बेटा आप सब लोग यहीं बारामती से बिलोंग करते हैं क्या? बारामती से बिलोंग कौन कौन करता है और बाहर से कौन कौन करता है? सतारा से। ओके। फलटन। ओके। ओके। सतारा से तो काफी बच्चे हैं जो मैंने लास्ट से लास्ट ईयर उनको टीच किया था, सतारा के थे। सतारा की आई थिंक कुछ गर्ल्स थी, सतारा से बिलोंग करती थी। यहाँ हॉस्टल वगैरह में वो रहते थे वो बच्चे। ओके, बारामती से। ठीक है। देखो बेटा, और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है। देखो, यहाँ पे एक चीज ये अच्छी है कि आप जो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो आपको उसी दिन पढ़ने के लिए यहाँ पर टाइम दिया जाएगा क्लासेस में। और आपके लिए ना वहाँ पर टीचर भी अवेलेबल रहेगा, यानी जब सुबह से क्लास लगेगी तो रात तक टीचर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। हो सकता है मैं नहीं रहूँ तो कोई और रहे, है कि नहीं? और मैं भी हो सकता हूँ। तो टीचर आपको हमेशा अवेलेबल होगा, ये बहुत अच्छी बात है चैतन्य की, कि अगर आपका डाउट है, कोई परेशानी है, आप तुरंत आके अपना क्लियर कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? देखो, तो चलो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमने ब्लड की बात की थी लास्ट टाइम, कि भाई हमने कुछ ब्लड की बात की थी लास्ट टाइम। क्या बात की थी ब्लड की? कि ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, ये सब हमने बात की थी। ठीक है। अगर इसके फंक्शंस मैं पूछूं, चलो भाई इसका मुझे कुछ फंक्शन बता दो, तो बेटा क्या फंक्शन होगा ये बताएगा कोई? कि सर, पहला ऑक्सीजन से रिलेटेड। क्या है? ऑक्सीजन से रिलेटेड है कि नहीं सर? लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाता है, ये है मेन फंक्शन पहले इसका। और क्या करता है? सर CO2 भी तो लेके आता है बॉडी से लंग्स के पास। यस वैष्णवी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। सर ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन काम है वो तो यही कर रहा है ना। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन कर रहा है? ब्लड हमारा कर रहा है। ठीक है। और किडनी से, किडनी से क्या हो रहा है? एक्सक्रीटरी मटेरियल निकल रहा है, क्यों भाई? किडनी से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकल रहा है ना? टिश्यूज वगैरह निकालते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल को, जैसे कि लिवर यूरिया बनाता है, ठीक है ना, किडनी के पास जाता है। तो ये टिश्यूज से पूरा का पूरा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये भी तो ब्लड लेके जा रहा है, क्यों भाई? ब्लड का काम है कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन में? बेटा मनीष, आप अपना कैमरा बंद करेंगे क्या? मनीष। यस। और देखो बेटा, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो भाई हम सबकी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब कोई कहेगा कि सर मेरे अंदर तो एंजाइम रिलीज ही नहीं होते, तो भैया क्यों नहीं होते आप ये बताइए। कि आप रेस्पिरेशन नहीं करते हैं क्या? रेस्पिरेशन करते होंगे तो रेस्पिरेशन इतनी बड़ी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, ठीक है कि नहीं? तो वो एंजाइम्स के लिए रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो एंजाइम्स की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मतलब एंजाइम्स तो बन रहे हैं हमारी बॉडी में, है कि नहीं? और भाई एक ये छोटा बच्चा था, ये मान लो ये कौन था? एक छोटा बच्चा था 2 साल का, 2 इयर्स का। अब ये हो गया 15 ईयर का। कितने का ये हो गया? 15 साल का। तो बेटा एक बात बताओ, इसकी बॉडी बड़ी हो गई होगी, इसकी ग्रोथ हो गई होगी, हुई होगी ना?
तो क्या हार्मोन रिलीज नहीं हुए होंगे? अगर इसकी बॉडी बड़ी हुई है, इसकी ग्रोथ हुई है, तो ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं? तो मतलब सर हार्मोन भी रिलीज हो रहा है। अगर कोई कहता है सर हार्मोन मेरी बॉडी में तो है ही नहीं, तो मतलब हार्मोन रिलीज हो रहा है। और उसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। भाई हार्मोन जो है वो, उसका सिंथेसिस जो है, सिक्रीशन जो है, वो तो कहीं और होता है और उसकी जरूरत कहीं और पड़ती है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये ब्लड। तो ब्लड क्या है? बैलगाड़ी है कि नहीं कि भाई? ब्लड किसका काम कर रहा है? बैलगाड़ी का। बोलो। है ना? देखो सर, ये है गाड़ी। ये वाली गाड़ी है। फरारी की स्पेलिंग क्या होती है? चलो मुझे तो यही पता है, मैंने यही लिख दी। ये फरारी है कि नहीं हमारे बॉडी में? तो भाई कितनी स्पीड से काम करता है ना? और सुनो, और क्या करेगा? भाई ये ह्यूमन है। भाई मान लो यही ह्यूमन है, इसके कट जाए, ब्लड बहने लगेगा, टप 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 ब्लड बहेगा। ये बेचारा रोएगा बहुत जोर से। बच्चों, ये रोएगा। तो कौन आएगा इसको शांत करने के लिए, इसके इस ब्लड को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए? ब्लड ही तो आएगा। कौन आएगा? ब्लड आएगा। तो ये क्लॉट का फॉर्मेशन करवाएगा, जिससे कि ब्लड लॉस होना बंद हो जाए। समझे कि नहीं समझे? है ना? और क्या करवाएगा? सर ये हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट करवाता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का। करता है कि नहीं? भाई मैं आपको उठा के अंटार्कटिका फेंक दूं या मैं आपको उठा के डेजर्ट फेंक दूं, ठीक है ना? जो आप अंटार्कटिका जाएंगे तो क्या होगा? सर शिवरिंग करने लगेंगे, ठंडी लगेगी बहुत ज्यादा। जब आप कहाँ चले जाएंगे? डेजर्ट चले जाएंगे तो गर्मी लगेगी सर, स्वेट रिलीज करेंगे। यही तो होगा। तो यानी कि ये जो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कौन कर रहा है? यहाँ पे ब्लड हमसे करवा रहा है। ब्लड कर रहा है हमारी बॉडी में। है ना? हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना? तो उससे प्रिवेंशन कौन दे रहा है? ब्लड दे रहा है हमें। है ना? वॉन्ड हीलिंग में हेल्प कौन कर रहा है? ये ब्लड दे रहा है। ब्लड कर रहा है हेल्प। भाई आपके सिर में दर्द होता है, आप क्या करते हैं? सर हम लोग टैबलेट ले लेते हैं, स्टमक में वो जाती है, वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो आपने जो टैबलेट लिया, क्या आपने वो अपने माइंड में लिया क्या डायरेक्ट, कि इंजेक्शन लिया ठाई से, वैक्सीन गई? ऐसा तो नहीं किया ना। क्या किया? स्टमक में गया ना, वहां से एब्जॉर्ब होके आपका जो ब्रेन में दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, वो कुछ टाइम बाद बंद हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब नॉर्मल हो गया चीज। क्लियर है कि नहीं बच्चों? तो ये हमारे ब्लड का फंक्शन है ना? और प्लेटलेट्स की तो कहानी ही क्या बताएं सर। प्लेटलेट्स के बारे में तो हमें सबको पता है। प्लेटलेट्स देखो सर, ये एक ह्यूमन है। इसके ये फिंगर थी सर, क्या हो गई? कट गई। तो ऐसे क्या होने लगा? ब्लड बहने लगा, टप टप टप, और ये रोने लगा। है ना? तो ये प्लेटलेट आई और यहाँ पे आके लेट गई। प्लेटलेट आके इस कटी हुई जगह पे आके लेट गई और ये ब्लड बहना बंद हो गया। समझे कि नहीं समझे? ब्लीडिंग क्या हो गई? स्टॉप हो गई। तो ब्लड लॉस को ये क्या करती है नेचुरली? मिनिमाइज करती है कि नहीं? बोलो। हाँ भाई, अगर ब्लड लॉस होगा, देखो क्या है कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो मतलब बॉडी से बाहर जा रहा है। तो सर प्रेशर जो है, प्रेशर मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? तो भाई लॉस ऑफ प्रेशर होगा कि नहीं? इस लीकेज की वजह से प्रेशर में तो कमी आएगी, जिसकी वजह से ये जो हमारा सर यहाँ पे जो दिल है, ये जो हार्ट पंपिंग सिस्टम, इसकी एफिशिएंसी में गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? होगा ना?
तो इसको मेंटेन करने के लिए कौन है, प्लेटलेट आती है और यहाँ पे आके लेट जाती है। बस ऐसे याद रख लो, हो गया काम खत्म। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखो। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे उसके बारे में बताओ कि सर व्हाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड अ ब्लड वेसल। बताओ। आपकी बेटा अभी क्लासेस कितने आवर्स की चलती हैं डेली? कितना नंबर ऑफ आवर्स आप लोग स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन? 4 आवर्स की? तो 1.5 घंटे की आपकी बायोलॉजी लगती है, फिजिक्स केमिस्ट्री कितने आवर की लगती है? बोलो भाई। वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट आउटसाइड इनसाइड अ ब्लड वेसल? उसने कहा कि सर आउटसाइड वेसल्स। ओके, अंदर क्यों नहीं होता है? सर्कुलेशन अकर्ड कंटिन्यूसली। ओके, देखो बेटा क्या होता है, हमारा ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, ब्लड प्लाज्मा, उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक बेसोफिल सेल्स होते हैं, कई सारे ब्लड के सेल्स होते हैं। बेसोफिल सेल उसमें से एक टाइप है, ठीक है, बेसोफिल सेल डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। देखो, ये ना एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं हेपेरिन। क्या बोलते हैं? हेपेरिन। हेपेरिन जो है वो एक एंटी क्लॉटिंग केमिकल है। क्या है? एंटी क्लॉटिंग केमिकल। समझ गए? तो ये क्या है ना कि हमारे ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट होने से रोकता है कौन? ये हेपेरिन। समझे? इसकी एक एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी है हेपेरिन की। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो बेटा, ब्लड वेसल्स के बारे में देखो, देखते हैं। ब्लड वेसल्स आपने पढ़ा होगा ना, ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, दूसरा वेन्स, और थर्ड कैपिलरीज। ये तीनों बेटा आपने पढ़ा होगा। तो आर्टरी, क्या है भाई ये आर्टरी? ये सर वो वेसल है आर्टरी जो कि हार्ट से ब्लड को लेके जाती है किसके पास? वेरियंस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के पास। वेरियंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास। याद रखिए, जो आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड, प्योर ब्लड लेके जा रही है ऑर्गन के पास, यानी कि O2 वाला ब्लड। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट वन इज वेन्स। वेन क्या कर रही है? सर वेन क्या कर रही है कि बॉडी से, बॉडी पार्ट्स जो हैं उससे क्या ला रही है? ब्लड लेके आ रही है, कलेक्ट कर रही है ब्लड, कलेक्ट कर रही है ब्लड। कहाँ लेके आ रही है? हार्ट के पास। किसके पास? हार्ट के पास। कलेक्ट करती है ब्लड को बॉडी पार्ट से, और भेजती है कहाँ पे? इस हार्ट के पास। यानी कि जो कि CO2 वाला जो ब्लड है उसको लेके आती है। ठीक है, और कैपिलरीज क्या कर रहे हैं भाई? इस तरीके से आर्टरी जा रही है, ये फर्दर डिवाइड कर जाते हैं ऐसे बड़े बड़े में,
इस तरीके से इसका डिवीजन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से बाय डिफ्यूजन मटेरियल ट्रांसफर होता रहता है ऑर्गन्स के पास, एब्जॉर्प्शन वगैरह होता रहता है। जो कैपिलरीज करें फर्दर ये वेन बन जाती है। समझे कि नहीं समझे? तो ये तीनों चीजें हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये देखो कि भैया एक बात बताइए कि काइंड ऑफ ब्लड कैसा होगा, आर्टरी में काइंड ऑफ ब्लड कैसा होगा, वेन के अंदर काइंड ऑफ ब्लड कैसा होगा, कैपिलरी के अंदर काइंड ऑफ ब्लड कैसा होगा? कोई बताएगा आर्टरी के अंदर काइंड ऑफ ब्लड कैसा है? आर्टरी प्योर ब्लड, यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, आर्टरी। सर आर्टरी में है प्योर ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड को लेके जा रहा है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है बेटा, एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी। मैं जब तुमको हार्ट पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, आपने भी पढ़ा होगा पल्मोनरी आर्टरी। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। इसके पास कैसा है? इम्प्योर ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, समझे। इसीलिए जो बायोलॉजी है ना, उसको एक्सेप्शन ऑफ साइंस बोला जाता है। बायोलॉजी इज एक्सेप्शन ऑफ साइंस। साइंस के जो एक्सेप्शन हैं वो दिए गए हैं। फिजिक्स में एक्सेप्शन चलते हैं क्या? आई थिंक फिजिक्स में तो कोई एक्सेप्शन नहीं चलता। अगर किसी चीज को हमने ऊपर से नीचे फेंका तो नीचे ही आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आधे रास्ते में से हवा में उड़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्यों भाई? ऐसा तो नहीं होगा, मतलब एक्सेप्शन तो नहीं दिखते। लेकिन बायोलॉजी में एक्सेप्शन जरूर दिखते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ उसे एक्सेप्शंस ऑफ साइंस। नेक्स्ट देखो, वेन्स। वेन्स के पास क्या होता है? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। लेकिन यहाँ पे भी बेटा एक्सेप्शन है, आपने सुना होगा कौन? पल्मोनरी वेन। सुना है क्या किसी ने? पल्मोनरी वेन, बोलो। इसके पास प्योर ब्लड होता है, जो कि ये लंग्स के पास लेके जाता है, हार्ट के पास, है कि नहीं? जब मैकेनिज्म वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ाऊंगा, जब इन दोनों के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके पास प्योर ब्लड है। नेक्स्ट देखो, कौन बच गया? कैपिलरी। कैपिलरी के पास बेटा क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा एक्सचेंज। यहाँ पे ब्लड चेंज होता है ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड में, यानी ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर बच्चों? हाँ, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? ब्लड फ्लो की मैं बात करता हूँ, चलो ब्लड फ्लो के बारे में देखते हैं। आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है? प्योर ब्लड। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्लड फ्लो होगा आर्टरी के अंदर कैसा होगा? जल्दी जल्दी होगा या आराम से चलेगा? बोलो। फास्ट होगा। कैसा होगा? फास्ट होगा, यस, वेरी गुड, बहुत फास्ट होगा। क्योंकि भाई हमारी बॉडी को हम लोग देखो, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। हम लोग ह्यूमंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, शेल्टर के लिए, फूड के लिए। तो हमारी बॉडी को ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा रहती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है अगर कंपेयर करें प्लांट से, है कि नहीं? और एनर्जी कहाँ से मिलेगी सर? जब O2 आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी कभी बच्चे पूछते हैं, उनके दिमाग में आता है, ये जो आर्टरी होती है और ये वेन होती हैं,
ये आर्टरी हमारे बॉडी में डीप इनसाइड क्यों होते हैं और वेन्स ऊपर की तरफ क्यों होते हैं? आर्टरी जो है वो हमारी बॉडी में डीप इनसाइड क्यों होते हैं और वेन्स ऊपर क्यों होते हैं? बताएगा कोई मुझे इसका आंसर? मेरा क्वेश्चन सुना? क्या कहा मैंने कि आर्टरी जो होते हैं हमारी बॉडी में डीप इनसाइड होते हैं लेकिन वेन्स तो ऊपर होते हैं, ऐसा क्यों? बोलो। टेंथ तो पढ़ा है ना, 9 10, तो ये चीज बताई गई होगी, हार्ट तो पढ़ा होगा आपने 9 10 में। अच्छा ये बताओ, कौन कितने बच्चे यहाँ पे स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 10th स्टेट बोर्ड से दिया है? कितने बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड के हैं? वैष्णवी, आरती, नेहा, सुयश, चेतन, दिव्या, किरण, अनीश, मनीष, पायल, आदर्श, आदित्य, अक्षता, संदीप, राजेंद्र। मैक्सिमम स्टेट बोर्ड से है ना? यस। तो हार्ट तो पढ़ा होगा आपने, वर्किंग ऑफ हार्ट। क्योंकि आई थिंक 9th 10th में ही अच्छा खासा स्टेट बोर्ड ने दे रखा है सब। 8th में ही है क्या? ओके। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि ये मेरा हैंड है, ठीक है? देखो क्या है कि हमारी जो आर्टरी है वो हमारे बॉडी के डीप इनसाइड क्यों है, वेन्स ऊपर क्यों है? देखो बेटा, कि जो आर्टरी है हमारी वो लेके जा रही है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। और उसमें प्रेशर कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है, वेरी फास्ट, है कि नहीं? मच मोर देन द वेन्स, होता है कि नहीं? अगर किसी भी तरीके से हमारे इस स्किन में हमारी जो आर्टरी वेन है, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या है कि हमारी जो आर्टरी है उससे ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए ज्यादा, यानी कि हमें उस डैमेज को बचाना है, प्योर ब्लड को रोक, इंजर्ड होने के टाइम पे ब्लड लॉस को बचाना है। इसीलिए जो आर्टरी होते हैं वो डीप इनसाइड होते हैं, ठीक है? कि अगर जैसे कभी कभार हमारे कट लग जाता है, ठीक है, कभी कभार कट लग जाता है, तो कट लगे भी तो हमारा प्योर ब्लड लॉस ना हो, ठीक है? इसीलिए जो आर्टरी होते हैं वो हमेशा अंदर होते हैं, डीप इनसाइड, और वेन्स ऊपर होते हैं। क्लियर? कई आई थिंक बच्चों ने जवाब भी दिया है, दिव्या ने दिया है, वैष्णवी ने दिया है। यस। समझ में आया? ठीक है। तो देखो, पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि भैया ये बताइए, जो आर्टरी है वो कहाँ पे होती है बॉडी में, कहाँ पे होती है? ऊपर की तरफ होती है, डीप होती है, कहाँ पे होती है? अच्छा डीप होती है। कहाँ पे होती है? डीप होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, ब्लड लॉस ना हो पाए इंजरी के टाइम पे, क्योंकि आर्टरी में हाई प्रेशर होता है, अगर इंजरी हो गई तो ब्लड लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, उसके लिए। क्लियर? बोलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हार्ट। चलो हार्ट के बारे में बताओ, हार्ट का साइज क्या होता है? 5 × 3.5 इंचेस। 5 × 3.5 इंचेस।
इसका कलर कैसा होता है बेटा? पिंक। इसका कलर पिंक होता है। ठीक है। शेप कैसी होती है इसकी? कॉनिकल। इसका वेट कैसा होता है? 300 ग्राम। वेट कितना होता है? 300 ग्राम। तो ये जो हार्ट है वो एक मस्कुलर कॉन शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है ना? जिसका साइज एक फिस्ट के बराबर होता है, क्लेंच ऑफ फिस्ट के बराबर होता है किसी भी पर्सन में। ठीक है ना? और सुनो, कहाँ पे होगा ये? चेस्ट के बीच में होगा। कहाँ होगा? अपर बॉडी में चेस्ट के बीच में होगा, यहाँ पे जहाँ पे लंग्स है ना उनके बीच में ये सिचुएटेड होगा। ठीक है कि नहीं? और इसका मेन पर्पस क्या है? हार्ट इज ब्लड अराउंड, टू पंप द ब्लड अराउंड द बॉडी। दिस इज द मेन पर्पस। ठीक है। तो एक बात बताओ, हमारा जो हार्ट है कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड, यस। इसको बताओ, ऊपर वाले को इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले चैम्बर्स को? एट्रिया। यस। और नीचे वाले को वेंट्रिकल। क्लियर? तो ये वाला कौन सा है? लेफ्ट। और ये वाला राइट। ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। ठीक है। तो जब हार्ट को पढ़ते हैं ना तो बेटा उसको ना हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं। वैसे हम लोग इस जगह को क्या कहते हैं? इस साइड को लेफ्ट कहते हैं कि नहीं? लेकिन हार्ट के केस में हम ऐसे नहीं पढ़ते। जैसे एक पर्सन खड़ा है ना उसी तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है। लेफ्ट राइट का यहाँ पे जो हम साइड करते हैं या इस जगह में नहीं करते। क्लियर? आप इस साइड को राइट कहेंगे, इसको लेफ्ट कहेंगे। क्लियर? और ये रहा क्या आपका? लंग्स। ये क्या है आपका? लंग्स। क्यों भाई? जहां से ब्लड जो है वो आ रहा है, कैसा ब्लड आ रहा है यहाँ से? ऑक्सीजनेटेड। है ना? यानी O2 वाला ब्लड आ रहा है ना? और सर ये जो O2 वाला ब्लड है वो फर्दर यहाँ पे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी मैं नॉर्मल बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसकी वर्किंग पूरी बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा वाल्व काम करता है। ठीक है। यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे कौन होगा? सर यहाँ पे होगा एओर्टा। जिससे क्या होगा? पूरी की पूरी बॉडी में ना सर ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा बॉडी पार्ट्स में। यही होता है। बेसिक से समझते हुए चलते हैं ना, जिससे हर किसी को समझ में आए। आ गया? मान लो मैंने कि ये बना दिया ह्यूमन। ठीक है। आ गया इसकी बॉडी में। अब यहाँ से जाएगा कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड वाला। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड वाला। तो वो ब्लड यहाँ से जाएगा और कहाँ पे जाएगा? इस एट्रियम पे, राइट एट्रियम पे जाएगा कि नहीं? अब इस राइट एट्रियम में जाने के बाद अब ये ब्लड कहाँ पे आएगा? इस राइट वेंट्रिकल में। अब फर्दर इस राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है बेटा वो कहाँ जाएगा बच्चों? लंग्स के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के लिए। जाएगा कि नहीं? इसी तरीके से पढ़ा है ना आपने? मैकेनिज्म तो पढ़ा होगा बच्चों। बोलो। अभी मैंने यहाँ पे किसी वाल्व वगैरह की कोई बात नहीं की है। पहले सिंपली तो समझे कि किस तरीके से वर्किंग होती है। जब देखेंगे फिर बाद में देखेंगे सर कौन सा वाल्व कहाँ पे लगा होता है, क्या करता है, कैसे करता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। है ना? तो जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स का होता है, हम लोगों में वेल डेवलप्ड है कि नहीं? और आपने एक चीज नोटिस की बेटा? देखो यहाँ पे हमारा ये जो ब्लड है वो हमारे इस हार्ट में 2 बार आया है। सर्कुलेशन ब्लड का 2 बार हुआ है। ये चीज नोटिस की आपने? ब्लड का भाई ऑक्सीजनेटेड भी आया, डीऑक्सीजनेटेड भी आया। 2 बार हुआ है कि नहीं?
डबल सर्कुलेशन हुआ है ना। तो ये जो हमारा हार्ट है ये शो करता है क्या, डबल सर्कुलेशन। बच्चे कभी कभी बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है, समझ में ही नहीं आ रहा डबल सर्कुलेशन। यानी कि जब ब्लड जो है हार्ट से 2 बार पास करे, कितनी बार, 2 बार, समझे कि नहीं, ऑक्सीजनेटेड वाला भी और डीऑक्सीजनेटेड वाला भी, समझे, तो उसको कहेंगे क्या, डबल सर्कुलेशन। क्लियर। ठीक है। और इसका काम करने का जो तरीका होता है, यानी इसकी रेट की अगर बात करें, इसकी मेटाबॉलिक रेट की, तो वो बहुत हाई होती है। क्यों भाई, बार ये कैसा मूवमेंट है, एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है ना, होते रहता है। कोई ऐसा है जो कहे सर 5-6 दिन से तो मेरा हार्ट बंद हो गया है, छुट्टी पे गया है, संडे मना रहा है, होता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होता ना। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। और फिशेस जो होती हैं उसमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, यानी कि केवल एक बार ही ब्लड फ्लो करता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं उसको। चलो, अब वाल्व वगैरह के बारे में बताऊं या कल पढ़ोगे, बताओ। वाल्व वगैरह के बारे में आज ही पढ़ोगे या कल? हेलो। भाग गए क्या बच्चों? टुमारो। टुडे, चलो मैं आज थोड़ा सा रफली बताता हूँ, कल पूरा मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा सुन लो कि हमारा ये जो हार्ट है ना, नेक्स्ट पेज पे मैं हार्ट बनाता हूँ। ये जो हार्ट है, सुनो, ये जो हार्ट है, ये हार्ट पूरे अच्छे तरीके से काम करे, इसका जो ब्लड फ्लो है ना, मेन काम क्या है, ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो में ही कुछ गड़बड़ हो गई तो हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, मिनट नहीं लगेगी, है कि नहीं। तो जो मेन काम है इसका, एसेंशियल, वो ये है कि जो ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, है कि नहीं। जिसके लिए करेक्शन हो, कोई दिक्कत ना हो, कैसी भी कोई भी परेशानी ना आए, उसके लिए होते हैं यहाँ पे क्या, वाल्व। क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स पाए जाते हैं, समझे। देखो कौन कौन से वाल्व कहाँ होते हैं। बेटा ये देखो, ये वाला कौन सा था, लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो, ये जो राइट एट्रियम है और एक राइट वेंट्रिकल जो है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, ट्राइकप्सिड वाल्व। कौन करता है, ट्राइकप्सिड वाल्व। इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, ट्राइकप्सिड वाल्व। ध्यान दिया, ठीक है ना। अब सुनो, इस राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व और पाया जाता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ये जो पल्मोनरी वाल्व है ये सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी मैंने कुछ बताई थी, याद आ रहा है किसी को? ये समझ में आया, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में कौन कौन से वाल्व होते हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, अब सुनो, इनकी वर्किंग भी मैं बताऊंगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अब सुनो कि यहाँ पे पाया जाता है एक बाइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व। ये क्या करता है भाई, बाइकप्सिड वाल्व, जिसको हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, पढ़ा होगा आपने ये, मिट्रल वाल्व।
है ना। ये क्या करता है, ये लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करता है। किससे अलग करेगा, सेपरेट करता है लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, और सुनो, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वाल्व और होता है जिसका नाम है क्या, अयोर्टिक वाल्व। अयोर्टिक वाल्व जो पाया जाता है किसमें, अयोर्टा में। किसमें, अयोर्टा में। क्लियर, किसमें होता है ये, अयोर्टा में होता है। यहाँ तक क्लियर कि सर कौन से चैम्बर में कौन से वाल्व प्रेजेंट है, कौन सा चैम्बर किस वाल्व की वजह से सेपरेट है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पा रही। भाई इन वाल्व की वजह से ही तो मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि सर यहाँ पे ना पर्दे लगे हुए हैं ये, जिसको हम बायोलॉजी में बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। समझे कि नहीं। अरे ये देखो हमारी नोज है, इस नोज के बीच में एक सेप्टम है कि नहीं, जिसकी वजह से इसके दोनों नोस्ट्रिल्स अलग अलग हैं। सोचो ये बीच में होता ही नहीं सेप्टम तो क्या होता, देख रहे हो या नहीं। तो ये बीच में क्या ये पर्दा है कि नहीं, सेप्टम। समझे कि नहीं समझे, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जिसको हम इससे आगे का हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन सा क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के आना, और जो कोई डाउट हो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। क्या कह रहे हो बेटा आप, सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व, ओके। सेमी लूनर वाल्व बेटा यही तो है जो इस पल्मोनरी आर्टरी में है, और इस अयोटा में है, यानी आर्ट अयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व को ही सेमी लूनर वाल्व बोला जाता है। क्योंकि ये जो वाल्व होते हैं ना, ये प्रिवेंट करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को, जिससे वो बैक ना आ जाए, यानी कि दे प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड बैक इनटू द हार्ट, पीछे ना आ जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पल्मोनरी वाल्व और अयोटिक वाल्व ही क्या है, सेमिलुनर वाल्व है। और पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेलो, हेलो बेटा सुना मैंने क्या कहा, नेहा, क्लियर, अभी कोई डाउट। ओके, देखो ऐसे होता है जैसे कि ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, इसके बीच में यहाँ पे जब स्टार्ट होगा यहाँ पे एक वाल्व लगा होगा, जिसकी वजह से अगर ब्लड जा रहा है ना वो तो इधर जाए, लेकिन बैक फ्लो ना कर पाए, तो बैक फ्लो करे तो ये बंद हो जाए, फ्लैप कर जाए। समझे कि नहीं समझे, तो केवल ब्लड यहाँ से यूं पास करे, बैक ना आ पाए। समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से होते हैं ये। क्लियर। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बाय बच्चों, ख्याल रखना अपना। हैव अ नाइस डे।